नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। गुरुवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। धार्मिक नगरी काशी में गुरुवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि कामना करते हुए व्रत रखा और पारंपरिक विधि से गोधन कूटने की रस्म निभाई। जिले के शहरी इलाकों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में बहनों ने घरों के बाहर एवं गलियों में साफ सफाई कर गोबर से गोधन चक्र बनाया। आयु चक्र में गूंग, भटकैया सहित पूजन सामग्री रख उसे सजाया गया और परंपरा अनुसार बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में मूसल ओखली से गोधन कूटा गया। इस दौरान बहनों ने पारंपरिक गीत गोधना भैया चलते अहेरिया, खिलिच बहना दे ली, आशीष जिसहूँ मोरा भैया गाकर भाइयों के लंबी उम्र की कामना की। व्रत पूजन के बाद बहनों ने गोधन चक्र पर रखे गूंग भटकैया के कांटे को अपनी जीभ से स्पर्श कर भाइयों के सलामती की प्रार्थना की। इसके बाद घर आकर भाइयों की आरती उतारी, तिलक लगाया और उन्हें मिठाई एवं प्रसाद खिलाया। बदले में भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और उपहार भेंट किए। त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में विशेष रौनक रही। मिठाई और उपहार की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। वहीं कैंट स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और निजी बस अड्डों पर मायके आने जाने वाली विवाहित बहनों की चहल पहल दिन भर बनी रही। स्थानीय परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा की वेदी पर बहनें मिठाई, चना और गूंग भटकैया का पौधा रखती हैं। पूजा से पूर्व इस पौधे को श्राप देने की परंपरा है, किंतु मान्यता है कि पूजा के उपरांत यही श्राप आशीर्वाद में बदल जाता है। भाई दूज पर्व की उत्पत्ति सूर्यदेव की पत्नी छाया और उनकी संतान यमराज व यमुना से जुड़ी है। कथा के अनुसार यमुना अपने भाई यमराज से बार बार घर आने का आग्रह करती थी, परंतु वे अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण टाल देते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आएं और जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे आपके अर्थात यमराज के भय से मुक्ति मिलेगी। यमराज ने तथास्तु कहा और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मानता है कि जो भाई कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाता है उसे यमराज का भय नहीं रहता। गोवर्धन पूजा किया जा रहा है, जिसमें कि हर वर्ष जैसे पूजा किया जाता है वैसे ही पूजा हो रही है। और जो है कि यहाँ पर कहानियाँ होती है और भाई लोग के लिए जो भी कहानियाँ होती हैं। भैया दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आज की मान्यता यह है कि यमराज अपने बहन यमुना जी के घर गए थे और वहाँ पे यमुना जी ने उनका सेवा सत्कार किया, उनको तिलक लगाया, उनका बहुत ही मन से भाव से उन्होंने सेवा किया। इसलिए यमराज जी खुश हुए और उन्होंने यमुना जी को यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी और पूरे मन से उनको तिलक करेगी और उनको उनकी सेवा भाव करेगी तो उनके भाई की आयु बहुत लंबी होगी और वह सदा ही समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त होंगे। तो इस वजह से इस दिन की मान्यता है, भाई और बहन के प्यार को दर्शाया जाता है। बहन को भाई इस दिन के लिए गिफ्ट भी देते हैं उपहार के तौर पर और इसलिए बहनें बहुत ही अन्नकूट का भी पूजा करती हैं। उसमें सभी देवी देवताओं से वो अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो अपने भाई को तिलक करती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म में। आज भैया दूज का त्योहार हम लोग मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास खुशी से मनाते हैं। आंगन में हम लोग गोबर का भगवान बनाते, गंगा जी और उसमें भैरव बाबा और गणेश जी, भैया भौजी का एक तो बनता है प्रतिमा, उसमें हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। औरतें सारे मोहल्ले की आई हुई हैं, बहुत हर्षोल्लास से बनाते। सब दूध, सिंदूर, चावल, अक्षत, रोरी और जो दीपावली दिन हम लोग पूजा करते हैं भड़ियार भरते, उसको ला के हम लोग थाली में सजा के भगवान को अर्पण करते हैं, माला पहनाते हैं। फिर पूजा कर औरतें सब मिल के हंसी खुशी गाना अपना गीत गाते हैं और फिर उसके बाद भाई लोग को तिलक करते हैं। वही जो प्रसाद चढ़ाए हुए रहते हैं भाई को खिला के तिलक करते हैं। इस पूजा में हम भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। इसमें कच्चा दूध, चावल और हल्दी का ऐपन, चना, सुपारी और गोबर से गोवर्धन जी का पूरा बनाया जाता है।
कोई यमराज की तरफ से कुछ ऐसा है कि यमराज अपने बहन को कुछ वचन दिए, तो कुछ ऐसी भी कहानी है क्या? इसमें ये है कि एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए, जो यमराज रहते हैं उनको लेने आने वाले रहते हैं, उस भाई को बचाने के लिए बहन जो पूजा करती है, जो पाठ करती है, या जो उसको इस आज के दिन जो भाइयों को एक गाली दी जाती है। कहा जाता है कि गाली अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज के दिन स्पेशली जो बहनें पूरे साल कभी अपने भाई को एक शब्द नहीं बोलती हैं, आज वो कांटे को चुभाती हैं अपने जीभ पर और गाली देती हैं, तो सिर्फ उनकी लंबी आयु के लिए कि यमराज उन पे अपनी कुदृष्टि न डाले। गुरुवार सुबह जैतपुरा थाना क्षेत्र में सिर कूचकर हत्या किए गए एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जैतपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हमलावरों ने एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी। युवक अपने दोस्तों के बुलावे पर घर से गया था और सुबह उसका शव जलालीपुरा चुंगी के पीछे मैदान में पड़ा मिला। मैदान में खेलने पहुंचे बच्चों ने सूचना दी तो मोहल्ले के लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास जुटे लोगों ने उसकी शिनाख्त 26 वर्षीय नौशाद के रूप में की है। इसके बाद डायल 112 और जैतपुरा पुलिस को बुलाया गया। सूचना पर परिवार के जन भी पहुंचे और शव से लिपट कर रोने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले के तह तक जाने के लिए पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। डीसीपी काशी जोन गौरव वंसवाल, एसीपी चेतगंज ईशान सोनी और जैतपुरा एसओ ब्रजेश मिश्रा मौके पर पड़ताल किए और मामले के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। जैतपुरा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिसपे स्थानीय जो पुलिस है ये मौके पे पहुंची है और यहाँ पे नौशाद नाम का युवक है, इसका जो सर है ये कूचा हुआ था, संभवतः पत्थर से कूचा गया था और आसपास जो है यहाँ पे खून भी नज़र आ रहा है। और इसमें जो सीसीटीवी है आसपास के खंगाले गए हैं, तो इसमें एक व्यक्ति के साथ इनका झगड़ा होते हुए नजर आया है और उसी में व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और जल्दी गिरफ्तार करके हत्या का खुलासा किया जाए। क्या कुछ अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच द्वारा गुरुवार को भगवान चित्रगुप्त जी का पूजनोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार को अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच द्वारा आयोजित भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव समारोह श्री चित्रगुप्त वंशज सर्व कायस्थ परिवार एवं सर्व जन समाज की आस्था और भागीदारी के बीच हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। भगवान श्री चित्रगुप्त पूजनोत्सव समारोह का सार्वजनिक आयोजन लोहरा ब्रिज चौराहा वाराणसी स्थित आजाद पार्क में हुआ। इस दौरान भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विधिवत पूजन अर्चन के बीच यज्ञ में आहुतियां डाली गई। इष्ट देव का स्मरण करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, माँ लक्ष्मी दिव्याय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः आदि देवी देवताओं का नाम लिखकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए निष्ठापूर्वक समर्पित किया गया। भगवान श्री चित्रगुप्त की स्तुति एवं आरती की गई। समारोह में भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज के संदेशों को आत्मसात करते हुए निष्ठा, लगन, जागरूकता और प्रेम, बंधुत्व तथा भाईचारा के साथ अपने दायित्व और अधिकार का पालन करते हुए सर्वजन कल्याण की भावना से समाज एवं देश सेवा करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता श्रीवास्तव ने किया। सफल एवं सार्थक संचालन राजेश श्रीवास्तव आजाद ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आयोजन समिति के संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। सार्वजनिक पूजनोत्सव समारोह में सम्मिलित हुए कायस्थ परिवार महानुभाव संघ सर्व समाज के सम्मानित अतिथियों का स्वागत कायस्थ विचार मंच की राष्ट्रीय सचिव मधु श्रीवास्तव एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ इंदिरा कांग्रेस नेता अनिल कुमार श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, तिलक राज कपूर, अरविंद किशोर राय, रत्नेश चंद्र वर्मा एडवोकेट, इंद्र सक्सेना, कृपा शंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, गौरी श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद एडवोकेट, रामकृष्ण दुबे एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने लगाया है। गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब गरीब समाज के मसीहाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिनिर्वाण दिवस पर उनके अनुयायियों को कार्यक्रम आयोजित करने का भी अधिकार नहीं रह गया है। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी गरीब समाज में जन्मे महापुरुषों के दिवस भी मनाने नहीं देना चाहती। मिर्जापुर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर स्वतंत्रता सेनानी मंगल बियार जी के अवतरण दिवस कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी।
टेंट तोड़ा गया, प्रसाद बिखरा गया और आयोजकों को हिरासत में लिया गया। यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब और पिछड़े वर्गों को शिक्षित और सशक्त नहीं होने देना चाहती। जब तक समाजवादी पार्टी राजनीति में रहेगी, गरीबों, मजदूरों और दलित समाज के सम्मान और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी गरीब समाज में जन्मे महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस या उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार की अगर जागरूकता समाज में लगाने की बैठक करती है तो उसका विरोध करें। कल बिहार समाज में जन्मे मंगल बिहार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और समाज में ऐसे व्यक्ति थे जिनकी एक प्रतिष्ठा थी, उनका योगदान था इस देश के लिए, इसकी आजादी के लिए, उनके अवतरण दिवस पे, परिनिर्वाण के दिवस पे तो जो है वो एक गोष्ठी बनाई गई थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिनों के बावजूद बिहार समाज में अभी साक्षरता डबल डिजिट। IIT BHU में कोफोर्ज डेटा और AI लैब का उद्घाटन किया गया। कोफोर्ज लिमिटेड एक अग्रणी वैश्विक IT समाधान और सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था ने IIT BHU में कोफोर्ज डेटा और AI लैब का उद्घाटन किया है। कोफोर्ज और IIT BHU के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन के तहत स्थापित यह पहल कोफोर्ज की CSR प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में उद्योग शैक्षणिक सहयोग का एक स्थायी भविष्य केंद्रित मॉडल बनाना है। BHU परिसर के IDAPT भवन में स्थित यह 980 वर्ग फुट की लैब नवाचार और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 32 उच्च स्तरीय एप्पल डेस्कटॉप, एक्सियोर क्लाउड एक्सेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और पर CPU के माध्यम से क्यूरेटेड लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं। अब IIT BHU के छात्र और शोधकर्ता एक लाइव एंटरप्राइज ग्रेड वातावरण में वास्तविक दुनिया की AI और डेटा साइंस अनुप्रयोगों का अन्वेषण कर सकेंगे, जिसमें कोफोर्ज के डेटा और AI विशेषज्ञों से संरचित शिक्षा और मेंटरशिप का समर्थन मिलेगा। बेथ बाउचर, गैर कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक तथा कोफोर्ज की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हम मानते हैं कि AI जब सही शिक्षण ढांचे और जिम्मेदार सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तो यह मानव क्षमता को ऊंचा उठाता है। अनुराधा सहगल, कोफोर्ज की चीफ ब्रांड और सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर ने कहा कि IIT BHU में कोफोर्ज डेटा और AI लैब का शुभारंभ हमारे लिए गर्व का क्षण है। यह हमारे सामाजिक रूप से जिम्मेदार नवाचार के दृष्टिकोण को साकार करता है, जहां अगली पीढ़ी के तकनीकी विशेषज्ञों को केवल उपकरणों और सिद्धांतों में ही नहीं बल्कि उद्देश्य प्रेरित समस्या समाधान में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस लैब में विचार प्रभाव में बदलेंगे और प्रतिभा को अवसर मिलेगा। यह पहला CSR आधारित अनुसंधान प्रेरित साझेदारियों के लिए एक नया मानक स्थापित करती है जो दीर्घकालिक समावेशी तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है। नया लैब की इनॉग्रेशन हो रही है जो कि कोफोर्ज डेटा AI लैब के नाम पे जाना जाएगा। ये कोफोर्ज एक कंपनी है, देश की 7th IT कंपनी है, 7th लार्जेस्ट IT कंपनी है, जो बहुत काम करते हैं AI डेटा साइंस के ऊपर विषय में बिजनेस करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका जो CEO है वो हमारा एलमनी भी है, सुधीर सिंह। उनके साथ हमारा बहुत कोलैबोरेशंस चलती है। तो इसी के आधार पर उन्होंने सोचे हैं कि IIT BHU में एक लैब बनेगा AI के ऊपर, तो यहाँ का जो छात्र सब बहुत अच्छा तरीके से AI सीख पाएंगे और देश के लिए काम कर सकते हैं। सर, इस लैब की विशेषता क्या है? लैब की विशेषता होगी AI डेटा साइंस, जो आप जानते हैं आजकल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। ये जो करेगा IIT का कुछ तो कैपेसिटी है, लेकिन ये लैब इसका कैपेसिटी को बहुत गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि हमारे छात्रों को हम ज़रूर सिखाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस के छात्र AI सीखते हैं, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल,
सिविल जो भी हो, उनके छात्रों को भी हम AI सिखा पाएंगे इस लैब के तरीके। छठ पूजा की तैयारियों के लिए वार्ड नंबर 23 के सभासद राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान के घर पर बैठक का आयोजन किया गया। छठ पूजा को शुरुआत होने में अभी 3 दिन बाकी है। शासन प्रशासन नगर निगम अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गया है। इसी तर्ज पर वार्ड नंबर 23 के सभासद राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान और भोजपुरी समाज के अध्यक्ष सोमनाथ ओझा के नेतृत्व में गुरुवार को राम सिंह कल्लू पहलवान के घर पर एक बैठक किया गया और मलहैया घाट का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें सोमनाथ ओझा ने बताया कि इस बार गंगा का जलस्तर लगभग 5 या 6 बार बढ़ा और घटा है, लेकिन अभी भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और रोज 1 फुट पानी घट रहा है, जिससे कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जहां महिलाएं अर्घ देती हैं वहां पर बालू का बोरा बैठा दिया जाए, जिससे कि महिलाओं को सूर्य को अर्घ देने में कोई भी समस्या न हो। वहीं वार्ड नंबर 23 के सभासद राम सिंह कल्लू ने बताया कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होगा। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 25 को नहाय खाए के साथ होगा। 26 अक्टूबर को खरना होगा। व्रती महिलाएं 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूजा का समापन होगा। इस महा उत्सव से पहले प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्ताचलगामी एवं उदय होने वाले सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए लाखों व्रतियों के सैलाब के बीच 11 NDRF बटालियन की टीमें गंगा घाटों, सरोवरों और कुंडों पर तैनात होंगी। ये टीमें आवश्यक सुरक्षा उपकरणों, वाटर एम्बुलेंस, गोताखोरों तथा अन्य बचाव साधनों से लैस रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। 20 साल पहले यहाँ पर हमारे गुरुजी सोमनाथ ओझा जी, जो भोजपुरी समाज के अध्यक्ष हैं, उनके कर्म द्वारा ये शुरुआत कराया गया यहाँ पर। और आज देखते 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 कब समय बीत गया पता नहीं चला। और जैसे कि आप हर वर्ष के साथ देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, और हमारे नगर निगम की तरफ से जैसे कि टेंट, लाइट, और ये देखिए आपके सामने जैसे सुविधाएं, महिलाएं चाहे बच्चे चाहे पुरुष, सब लोग को उतरने जाने आने में जो भी दिक्कत हो रहा है मैं उसको तत्काल निदान करा रहा हूँ। और जल्द से जल्द जो थोड़ा सा हमारे गुरुजी का कुछ दिक्कत बता रहे थे, मैं भी उसको, मेरा प्रयास है कि 2 दिन के अंदर वो भी इनकी पूरी समस्या को निदान करा के। घाट संध्या कार्यक्रम में कुमारी प्रतिष्ठा त्रिपाठी ने भरतनाट्यम नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ उदीयमान कलाकार कुमारी प्रतिष्ठा त्रिपाठी ने अलारिपू से किया। अलारिपू का शाब्दिक अर्थ होता है खिला हुआ पुष्प, अर्थात जैसे जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, ठीक उसी प्रकार कलाकार भी इसमें धीरे धीरे नृत्य के माध्यम से अपने नृत्य को खिलाता है। तत्पश्चात शब्दम हुआ, जिसमें भक्ति और प्रेम के भाव को हस्त मुद्राओं एवं चेहरे के भाव का उपयोग करके गीत के बोलों को व्यक्त किया जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भजन को नृत्य के माध्यम से भगवान श्री राम के सलोनी रूप का अद्भुत वर्णन एवं समापन महेश्वर सूत्रों से प्राप्त होने वाली ध्वनियों और लय के आधार पर भावों और नृत्य को प्रस्तुत करते हैं, जो प्रदर्शन को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। और यह धारणा है कि भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य के दौरान 14 बार डमरू बजाया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन संगीता सिंह ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमामि गंगे द्वारा दीपावली के बाद धार्मिक निर्माल्य को उचित तरीके से पर्यावरण और नदियों को संरक्षित रखते हुए इको फ्रेंडली विसर्जन के लिए जागरूकता फैलाया। दीपावली के बाद धार्मिक निर्माल्य का सबसे बड़ा विसर्जन होना अभी बाकी है। लिहाजा बुधवार को अन्नकूट के अवसर पर नमामि गंगे ने काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट पर गंगा तट पर काफ़ी मात्रा में फैले धार्मिक निर्माल्य की सफाई करके लोगों से अपील की
कि वो दीपावली के बाद बचे हुए धार्मिक निर्माल्य को गंगा में प्रवाहित करने या रोड साइड, फुटपाथ, पेड़ के नीचे या पार्क और पब्लिक प्लेस में रखने के बजाय इनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए आगाह करते हुए गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि दीपावली पर लगभग हर घर में श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की नई मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन पुरानी मूर्ति का क्या होगा? ज़्यादातर लोग मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं। हमारा लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन मूर्तियों की एक टब पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर मूर्ति को उसमें रख दें। 1-2 दिन में मूर्ति स्वतः उसमें घुल जाएगी। मूर्ति घुले जल को किसी गमले या पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। आपके इस प्रयास से मूर्ति का सम्मानजनक विसर्जन तो होगा ही, माँ गंगा सहित अन्य नदियों को स्वच्छ रखने को उठाया गया सार्थक कदम भी होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से आयुष श्रीवास्तव, विजय अवस्थी, सुमित शुक्ला, गगन शुक्ला, आशीष रावत, प्रियांशु शुक्ला आदि उपस्थित रहे। मूर्तियों का जो धार्मिक निर्माल्य है उनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। यदि आप घर में गंगा जल ले जाकर एक बर्तन में गंगा जल में वह गणेश लक्ष्मी की मूर्ति डालते हैं और उनको उसमें घुलने देते हैं और उस बचे हुए जल को पौधे में समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से यह इको फ्रेंडली विसर्जन होगा और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और उन मूर्तियों का भी सम्मानजनक हम विसर्जन कर पाएंगे। आइए दीपावली के बाद यह निश्चित कर लें कि हमें गंगा के तट पर या गंगा की सहायक नदियों के तट पर कोई गंदगी नहीं करनी है। बुधवार को सर्व वैश्य समाज द्वारा भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सर्व वैश्य समाज द्वारा बुधवार को नाट्यम स्थित गणेश मंडपम में भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व वैश्य समाज के सभी घटकों, वर्गों एवं उपवर्गों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रार्थना व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस वर्ष का दीपावली मिलन समारोह हमारे भारत देश के वीर सपूतों, भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम को नमन करते हुए भारत माता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हुए एक दीप शहीदों के नाम पर अर्पित करते हुए मनाया गया। कार्यक्रम के क्रम में सर्व वैश्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा सपरिवार माता लक्ष्मी जी की भव्य आरती उतारी गई। मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल थे। समिति के अध्यक्ष R.K. चौधरी ने कहा कि 5 दिवसीय दीपोत्सव का यह पर्व दीपावली हम सनातनियों का एक प्रमुख पर्व है तथा वैश्य समाज का प्रमुख पर्व है। साथ ही वैश्य समाज के लोगों से आह्वान किया गया कि समाज सेवा के मूल उद्देश्यों के अनुरूप संगठित होकर समाज एवं देश को संगठित, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा। समिति के महामंत्री दीपक बजाज ने समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपना वैश्य समाज आज शिक्षा, सिविल सेवाओं, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहा है। इस बार समिति ने दीपावली मिलन समारोह को और भी आकर्षक बनाने हेतु पुरस्कार वितरण भी रखा, जिसके अंतर्गत लकी ड्रॉ के माध्यम से प्रथम पुरस्कार के रूप में LED टीवी, द्वितीय पुरस्कार फ्रिज, तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन सहित 50 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत समिति के पदाधिकारियों, सभी घटकों के अध्यक्षों, वार्ड कोऑर्डिनेटर एवं वैश्य समाज के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मंच पर मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा अंग वस्त्रों से सम्मानित किया गया। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल ने सर्व वैश्य समाज समिति के भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष दीपावली मिलन समारोह का आयोजन भव्य रूप से करता रहा है। दीपावली हमारी कुलदेवी माता लक्ष्मी के पूजन का प्रमुख पर्व है। इस वर्ष का आयोजन अपने आप में इसलिए भी खास है कि इसमें वाराणसी सहित आसपास के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में वैश्य समुदाय के लोगों की भागीदारी रही तथा आयोजन स्थल पर माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा का धन धान्य रूपी खजाना भी वितरित किया गया, जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। शंकरा बैंड की मनमोहक प्रस्तुति एवं भजनों की धुन पर सभी श्रोतागण झूमते गाते नजर आए। साथ ही सभी ने चटपटी चाट व भोजन प्रसाद का आनंद उठाया। कार्यक्रम संचालन पवन अग्रवाल व महेश चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से R.K. चौधरी, दीपक कुमार बजाज, उमाशंकर अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, देव कुमार राजू, अशोक जायसवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, सुजीत गुप्ता, कन्हैया गुप्ता जायसवाल, R.C. जैन, राजेश गुप्ता, मंटू जालान, मनीष गिनोडिया, पवन अग्रवाल, अरविंद जायसवाल, सत्यनारायण सेठ, राजेश जायसवाल, योगी विजय जायसवाल सहित अनेक पदाधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे। संपूर्ण भारत को एक साथ होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि सनातन परंपरा में आस्था वाला व्यक्ति एक साथ हो। हम प्रयास करेंगे हर हिंदू एक साथ हो। प्रयास मेरा जारी है। पहला स्टेप सारे वैश्य एक साथ हो जाए।
सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। 1857 का जब था झांसी रानी का मंगल पांडे का जब कार्यकाल था, पूरे देश में शायद हमारा देश 90 साल पहले हो जाता आजाद। मंगल पांडे का बगावत, झांसी रानी का युद्ध में कूदना, 90 साल पहले हमारा देश हुआ था आजाद, लेकिन टूट गए। पहली बार देश के अंदर अंग्रेज गोरों ने सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में उत्साहपूर्वक एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में इस वर्ष का एलुमनाई मीट बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाना, उनके अनुभवों को साझा करना और वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरणा देना है। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र, शिक्षकगण एवं प्रबंध समिति के सदस्य शामिल रहे। कई पुराने विद्यार्थी अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं, जो इस अवसर पर विद्यालय से जुड़ी अपनी यादें साझा किए। विद्यालय में पूर्व अध्यापक मौजूद रहे। सभी छात्रों ने एलुमनाई मीट में अपने विचारों को साझा किया। अभिषेक श्रीवास्तव गोलू ने बताया कि जिस तरह से हम लोग बाहर रहते हुए किसी त्यौहार पर घर आते हैं, उसी तरीके से हम सभी मित्रों को साल में एक बार एक दूसरे से मिलना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के हालचाल की जानकारी मिलती रहे। आज हम सभी दोस्त जो 2005-6 बैच के थे, जो हम लोग एक साथ एंग्लो बंगाली स्कूल में पढ़े हुए हम लोग, आज सभी लोग हम लोग इकट्ठा हुए एक जगह पे स्कूल में ही पुनः। और कौन दोस्त कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ देखने के लिए, कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ पे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।